ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को लेकर रालोद ने जताई नाइत्तेफाकी। क्षेत्र की जर्जर सड़कों में सुधार के लिए निकाली विशाल रैली, प्रशासन को देनी पड़ी सफाई। महिला अधिकारी से अभद्रता के मामले में गुलाबी गैंग हुआ लामबंद, पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश संपत पाल ने न्याय दिलाने के लिए संभाली कमान। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड को लेकर अधिकारी बेहद सतर्क, दिन रात चल रहा है निर्माण कार्य, किसानों के विरोध से निपटने के लिए बनाई योजना। और शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कसी कमर, 1 दर्जन से ज्यादा उड़न दस्ते तैयार, परीक्षा केंद्रों का होगा औचक निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जताया रोष, जिसके नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर विशाल जन चेतना रैली निकाली। पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश चाहर के नेतृत्व में अछनेरा तहसील से किरावली तक हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया गया और ग्रामीण अंचलों में जर्जर सड़कों को दुरुस्त कराए जाने की मांग उठाई गई। जनपद के किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने जिनकी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने, जिसके लिए संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उनके नेतृत्व में अछनेरा से एक पैदल यात्रा निकाली गई, जो कई किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए तहसील किरावली पर जाकर समाप्त हुई। इस जन चेतना यात्रा में रालोद नेताओं की जुबान पर किसान और उसकी बदहाली के किस्से ही रहे, फिर चाहे खराब सड़कों का दुखड़ा हो या फिर भूमि अधिग्रहण बिल में हुए संशोधन का। हर मसले पर उनकी तीखी प्रतिक्रिया थी। रालोद जिलाध्यक्ष ने कहा कि अध्यादेश में संशोधन किसानों के हक पर कुठाराघात से कम नहीं है। इस सड़क से गुजरने वाले किसी साथी, किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई क्या हाल है, आप किस सड़क से आए हो, तो उसका सीधा कहना होता है कि भाई जिस सड़क से आए हैं या तो मेरा वाहन टूट जाता है या मेरी कमर टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब शासन, सत्ता, सरकार कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं, और जिन नेताओं को, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है, उनको भी सुध लेने की फुर्सत नहीं है इस जनता की, तो हम में से किसी न किसी ने सहयोग की आशा हमको दिलाते हुए कहा कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। और आज आप देख रहे हो इस जनता का रोष है, यहाँ के क्षेत्रीय सड़कों का मामला। इसके साथ साथ किसान ने जो अपने आप को पिछली सरकार में माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एक प्राइवेट बिल भूमि अधिग्रहण के मामले में जो आया था, उसको लेकर के सुकून की राहत महसूस की। इस कार्यक्रम में सुबह से ही किसानों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अछनेरा ब्लॉक में लगना शुरू हो गया था। खराब सड़कों पर पैदल चलकर उन्होंने शासन और प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश की, ताकि गरीब और मजलूम वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। रालोद के पदाधिकारियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार की कथनी करनी में अंतर बताते हुए खूब नाराजगी जाहिर की और पूरे रास्ते सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों के हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो जल्द इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें रालोद के बड़े नेता भी भाग लेने से पीछे नहीं रहेंगे। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों के लिए एसडीएम को देनी पड़ी सफाई, जिन्हें राष्ट्रीय लोकदल के प्रदर्शन ने जवाब देने पर मजबूर कर दिया। किरावली क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की जिला कमेटी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। रालोद कार्यकर्ताओं के तेवर देखकर जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए जल्दी काम कराने का भरोसा दिलाया है। अछनेरा से किरावली तक जन चेतना पैदल यात्रा के रूप में आए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सैलाब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के मूर्ति स्थल पर धरने में तब्दील हो गया, जहां उन्होंने सारा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों बदहाल सड़कों का हवाला देकर उनकी स्थिति बयां की। पार्टी नेताओं ने शासन की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए किसानों की बदहाली पर नाराजगी जताई और प्रशासन से सुधार की अपील की। रालोद नेताओं ने जब मंच के माध्यम से एक एक कर खामियां गिनाना शुरू किया तो उप जिलाधिकारी रेखा एस चौहान के पास भी जवाब नहीं था, जिन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए गिनाए गए कामों को शीघ्र कराने का विश्वास दिलाया। राष्ट्रपति महोदय जी को
और एक माननीय मुख्यमंत्री। दोनों ज्ञापन हम आज ही जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भिजवा देंगे। रही बात किरावली अछनेरा मार्ग की, तो यहाँ 2 वर्ष पहले एस्टिमेट बन के गया था। लगातार कुछ क्वेरीज आई हैं, 4-5 बार एस्टिमेट वापस आया है और इस समय वापस आकर के अब एसपी साहब के पास है, ये पुनः जा रहा है और ये 2 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट है और जहाँ तक है इस बार ये फाइनल होकर के आ जाएंगे। एक रोड के बारे में मुझे पता है, अन्य सभी रोड के लिए हम पीडब्ल्यूडी विभाग को भी भेजेंगे। अगर एस्टिमेट जा चुका होगा तो आगे पैरवी होगी, अगर नहीं भी बना होगा तो उसको बनवा। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर के नेतृत्व में इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए, जिसमें क्षेत्र की खराब स्थिति का हवाला देते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने की बात दोहराई और क्षेत्र में बताई गई जन समस्याओं पर गौर करने की अपील भी की। इनर रिंग रोड मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इनर रिंग रोड को लेकर ईडी अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। दिन रात हो रहे काम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी इस रोड को लेकर कितने गंभीर हैं। लेकिन 2 दिन पहले हुए विरोध के बाद मुख्यमंत्री के सपने को झटका जरूर लगा है, जिसके बाद अधिकारी ऐसे विरोध करने वालों से निपटने की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड पर अधिकारी दिन रात काम करने में जुटे हैं ताकि इसी सरकार में मुख्यमंत्री को इनर रिंग रोड का तोहफा दे सकें। लेकिन कुछ अपने ही मुख्यमंत्री के सपने को पूरा होने में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुबेरपुर से फतेहाबाद तक बनने वाले पहले चरण के निर्माण में काफी हद तक काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस बीच यहाँ 2 गांव के किसानों ने बगावती सुर आलापना शुरू कर दिया। माना जा रहा था कि कुआखेड़ा और बहुआखेड़ा में अधिकारियों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुआखेड़ा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ किसानों ने पहले ही विभाग से करार कर मुआवजा भी ले लिया। लेकिन अचानक बगावती सुर अलापने वाले किसान अब विभाग के लिए मुश्किलें पैदा करने में जुटे हैं। किसान अब अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार को अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बातचीत में किसानों को समझाने के काफी प्रयास किए गए। जहां किसान अतिरिक्त भुगतान की मांग पर अड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं। बहरहाल अभी अधिकारियों ने किसानों से समय मांगा है, जिसके बाद कुछ कह पाना संभव होगा। लेकिन किसानों ने उस टुकड़े पर काम करना बंद करा दिया है, जिस पर किसान अतिरिक्त भुगतान की मांग पर अड़े हैं। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाईकमान द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में सभाएं करने के जो निर्देश दिए गए हैं, उसकी समीक्षा के लिए प्रभारी बनाए गए प्रदेश सचिव ने जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिले में पूरे होते वादे जनता को बताने के लिए जो जगह जगह जनसभाएं कराई जा रही हैं, उसकी समीक्षा के लिए हाईकमान ने प्रदेश सचिव मुजाहिद किदवई को इसकी कमान सौंपी है, जिसकी समीक्षा के लिए प्रभारी आगरा पहुंचे और जिला कार्यालय पर एक बैठक कर जानकारी ली। जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 वर्ष के अंदर ही सभी वादों को पूरा करने का काम किया है। जनता को ये संदेश देने के लिए सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो अधिकारी सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। जल्द ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। टोरंट पावर के द्वारा जनता से मिली शिकायतों पर उनका कहना था कि इस संदर्भ में टोरंट के आला अधिकारियों से बात की जाएगी और हाई कमान को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जिले में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटना चोरों ने थाना अछनेरा क्षेत्र में की, जहां बीती रात चोरों ने स्कूल में घुसकर चौकीदार के हाथ पैर बांध दिए और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब चोरी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। हर रोज नई वारदात को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बीती रात चोरों ने अछनेरा क्षेत्र के पन्नालाल इंटर कॉलेज को निशाना बनाया, जहां आधा दर्जन चोरों ने स्कूल के चौकीदार को ही बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया और स्कूल में रखी नकदी और सामान को लेकर फरार हो गए। सुबह स्कूल संचालक के पहुंचने पर घटना का पता चला तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। अब मेरे पापा जी और मेरे भाई साहब रकम देके आ रहे थे, उन्होंने मौके पे देखा भी था जी। हमारे जो चौकीदार है उन्होंने माल लगाई, उन्होंने जी बहाने डाल दिए थे। फिर क्या क्या सामान ले गए? सामान एलवाई है, पूरा रिकॉर्ड है, डाटा है पूरी कॉलेज की।
जी। पंखे हैं, जनरेटर है जी। समरसेबल है, कुर्सियाँ हैं, सारा सामान सब सारा सामान ले गए। पीट करिए और ये बट वगैरह दिए और ये दिए और मतलब यहाँ डंडा लाते भूसा जो भी जैसी बनी तैसी मेरी पिटाई करी मारपीट और किया। मुझे बांध के अंदर वाली ऑफिस में डाल दिया। किससे बांधा था आपको? यार स्वाति हमारी स्वाति और ये टुकड़े करके बांध दिया। होते हैं पानी लगाने के ही कारण आज सोए हैं जी। हाँ, बत्ती चलने के कारण ही हम सोए हुए हैं। वे लोग आए ऊपर से कूदे, उन्हें तारे तोड़े, हमारे पंडित को पीटा, कुछ लोगों ने हमने घेर के सांकल लगा दी। कितने लोग थे? 6-7 लोग थे जी। और 50 कुर्सी, 1 लाख रुपए, 3 अलमारी, 2 काबुल ऐसा और सारे कागज टाटा मतलब लेके। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन शातिर चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर चोरों को पकड़ पाती है। यमुना में घटते जलस्तर के चलते प्रदूषण की मात्रा यमुना में लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार प्रदूषण बढ़ता देख जलकल विभाग ने गोकुल बैराज और सिंचाई विभाग से मदद के लिए एक पत्र लिखा है, जिससे शहरवासियों को मिलने वाले दूषित जल से मुक्ति मिल सके। साथ ही महाप्रबंधक ने प्रशासन को भी इस समस्या से अवगत करा दिया है। यमुना का गिरता जलस्तर शहरवासियों के लिए, जल संस्थान के लिए भी मुसीबत बढ़ाने वाला होता है। लगातार पीछे से मिल रही कम सप्लाई के चलते यमुना में जलस्तर का घटना जारी है, जिसके चलते विभाग को दिनों दिन पानी साफ करने के लिए क्लोरीन और LM की मात्रा में भी इजाफा करना पड़ रहा है, जो शहरवासियों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसी समस्या से निपटने के लिए महाप्रबंधक जल संस्थान मंजू रानी गुप्ता ने सिंचाई विभाग के साथ साथ गोकुल बैराज को भी पत्र लिखकर यमुना में पानी छोड़े जाने की मांग की है, ताकि गंगा जल के आने से यमुना का प्रदूषण कम किया जा सके। साथ ही महाप्रबंधक ने इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को भी दे दी है। पीने का पानी तो लोगों को दिया जा रहा है, बराबर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से यमुना में डिस्चार्ज कम हो गया है और गोकुल बैराज से डिस्चार्ज आज 1073 है और जो माउंट ब्रांच से पानी गंगा जल मिलाया जाता है वो भी 150 क्यूसेक की जगह 110 क्यूसेक है। तो इरिगेशन विभाग से भी संपर्क करके उनको भी पत्र लिखा है कि इसे 150 क्यूसेक कर दें, ताकि गुणवत्ता पानी की और बेहतर बन सके। लगातार देखने में आ रहा है कि क्लोरीन की मात्रा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। क्लोरीन तो उसी के सापेक्ष है, बढ़ेगा घटेगा, जैसी क्वालिटी कम होगी डाउन होती है तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है और क्लोरीन की मात्रा सापेक्षली जो है डेली की डेली चेक होती रहती है। गौरतलब है कि पहले जहां आगरा को गोकुल बैराज से पहले 150 क्यूसेक पानी की सप्लाई मिल रही थी, वो अब घटकर 110 क्यूसेक रह गई है, जिससे यमुना का प्रदूषण बढ़ गया है। बहरहाल पत्र भेजने के साथ ही महाप्रबंधक जल्द ही पानी छोड़े जाने की उम्मीद जता रही हैं, ताकि पानी में रसायनों की मात्रा को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लगातार पेठा कारोबारियों पर चल रही कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान टीम में मौजूद ACM पंचम के आदेश पर कई यूनिट्स को सील किया गया। ये सारी कार्रवाई ACM पंचम के नेतृत्व में की गई। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की टीम मौजूद रहे। आगरा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त दिखाई दे रहा है, जिसका असर आगरा प्रशासन पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1.5 महीने से लगातार पेठा कारोबारियों पर प्रशासन अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए है। सोमवार को एक बार फिर ACM पंचम श्यामलता आनंद के नेतृत्व में नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम नूरी गेट पहुंची, जहां प्राचीन पेठा गौरव, पेठा लोटस, पेठा सहित करीब 5 यूनिट पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम को यहां कोयले से संचालित भट्टियों पर काम होता मिला, जिसके बाद ACM के आदेश पर भट्टियों को तोड़ दिया गया। साथ ही इन सभी यूनिट्स पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने बताया कि लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक कई नामी पेठा कारोबारियों की यूनिट्स को सील किया जा चुका है। एक संयुक्त टीम शहर में जगह जगह औचक निरीक्षण करती है और जहां कोयले का इस्तेमाल भट्टी के रूप में, जलाने के रूप में कोयले को इस्तेमाल किया जाता है, उन भट्टियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उन्हें बंदीकरण की कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है, उनकी सीलिंग की कार्रवाई कराई जा रही है। आज औचक निरीक्षण फिर किया गया, उसमें जो है वो प्राचीन पेठा और सीताराम पेठा,
इसके अलावा लोटस पेठा और एक और यूनिट जिसमें कोई सम्मन शर्मा या पंडित जी जो है वो पेठा बनाने वाले थे, और एक जो है वो गौरव पेठा। इन पेठा यूनिट पर जो है वो कोयले का उपयोग होते हुए पाया गया और कोयला जो है वो भट्टी में दहन हो रहा था। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में इसका उल्लंघन है, लिहाजा उनके बंदीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। कितनी यूनिट जो है वो आज 5 यूनिट इसमें सील गई। प्रशासन की टीम पहुंचने की जानकारी होते ही कई कारोबारी अपने कारखानों को बंद कर वहां से फरार हो गए। देखते ही देखते नूरी गेट का पूरा बाजार बंद हो गया। कुछ कारोबारी प्रशासन के खिलाफ जाम लगाने की बात कहते नजर आए, लेकिन बाद में कारोबारी बैकफुट पर आ गए और प्रशासन की टीम कार्रवाई को अंजाम देकर वहां से चली गई। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि ये कार्रवाई ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हिंदूवादी नेता प्रवीण भाई तोगड़िया आगामी 15 फरवरी को जीआईसी मैदान में गरजेंगे। अभी आगरा में बीते दिनों धर्मांतरण के बाद मचा बवाल ठीक से शांत नहीं हुआ है कि एक बार फिर से तोगड़िया का विराट हिंदू सम्मेलन कहीं नया विवाद न खड़ा कर दे। हाल ही में बेंगलोर में तोगड़िया की सभा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आगामी 15 फरवरी को आगरा आ रहे हैं, तो वहीं जीआईसी ग्राउंड में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैदान में सम्मेलन के लिए वाटरप्रूफ भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में हिंदुओं को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न संगठन दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। हिंदूवादी नेता रवि दुबे के मुताबिक 40,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर से लेकर गांव देहात तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य संगठनों के कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। तैयारी है, हम लोग मेन टू मेन अप्रोच कर रहे हैं, उसमें घर घर जाके प्रतिष्ठानों पर जाके एक आदमी को अप्रोच कर रहे हैं। एक टाइम भी आ गया है, अब हिंदू जागृत भी हो रहा है और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल बना है, जन जागरण भी है, लोगों में आस्था भी है, लोग जागृत भी हो रहे हैं। और अब आप देखिएगा 15 तारीख को बड़ा विशाल विश्व हिंदू सम्मेलन होगा, करीब 40,000 की संख्या का लक्ष्य है। 12 तारीख को एक वाहन रैली भी है जिसमें 100-125 4 व्हीलर्स के साथ हम लोग एमजी रोड पर भगवान टाकीज से लेके लाल किले वाले हनुमान जी तक, शिवाजी की मूर्ति तक एक मार्च कर रहे हैं, वाहन रैली कर रहे हैं। सम्मेलन जो 15 तारीख को आगरा जीआईसी मैदान पर होने वाला है, हमारे मुख्य अतिथि और हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी आ रहे हैं और उनकी उस संपर्क की तैयारियां हर घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर हिंदुत्व की अलग जगाई जा रही है और निवेदन किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सभी संगठन इसमें लगे हुए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि विशाल और विराट दोनों स्वरूप होते हैं संगठन के,
और वही दोनों आपको जीआईसी मैदान में ऐतिहासिक सम्मेलन के तौर पर देखने को मिले। बीते महीनों आगरा में हुई धर्मांतरण की घटना के बाद मचा बवाल अभी ढंग से ठंडा नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से कट्टर हिंदूवादी नेता आगरा में गरजेंगे। अभी हाल ही में बेंगलोर में प्रवीण तोगड़िया की सभा पर रोक लगा दी गई थी। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले प्रवीण भाई तोगड़िया विराट हिंदू सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। आगामी माह से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। इस साल नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से जिले भर में 1 दर्जन से ज्यादा उड़नदस्ते तैयार रहेंगे। परीक्षाओं के दौरान स्थानीय अधिकारियों के साथ मंडल स्तरीय अधिकारी भी औचक निरीक्षण कर सतर्कता दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। लखनऊ से आए निर्देश के बाद विभाग ने जिले भर के संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर लिया है। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर यहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उप मंडलीय शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के मुताबिक उड़नदस्तों का गठन कर लिया गया है। इस वर्ष उड़नदस्ते नकल रोकने के लिए कंट्रोल रूम पर आई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। स्तर पर, मंडल स्तर पर और जनपद स्तर पर सचल दल बनाए गए हैं। मंडल स्तर पर 3 मंडलीय अधिकारियों के 3 सचल दल बनाए गए हैं, सही शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशक और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक। जनपद स्तर पर 10 सचल दल बनाए गए हैं और इन सचल दलों के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नज़र रखी जाएगी और विशेषतर ऐसे केंद्र जो संवेदनशील हैं या असंवेदनशील हैं उनकी विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी और नकल रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और कहीं अगर इस प्रकार की देखने को मिलेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ इस बार राज्य स्तरीय नकल रोधी दल भी औचक निरीक्षण कर निगरानी रखेगा। एक ओर जहां शिक्षा विभाग नकल रोकने के लिए इंतजामात में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नकल माफिया भी अभी से गोटियां बिछाने में लग गए हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग की ये तैयारियां नकल माफियाओं के मंसूबों को रोकने में कितनी कारगर साबित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ई गवर्नेंस की धारणा का असर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को आगरा कॉलेज के इंजीनियरिंग संकाय में वेब एक्सपर्ट विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये कार्यशाला आगामी समय में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आगरा कॉलेज के इंजीनियरिंग संकाय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिल्ली से आई वेब एक्सपर्ट की टीम ने इंजीनियरिंग छात्रों को ई गवर्नेंस की अवधारणा की बारीकियां समझाई। कार्यशाला में आईटी एक्सपर्ट्स ने करंट ट्रेंड्स इन आईटी पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ई गवर्नेंस अवधारणा के बाद वेब डेवलपमेंट क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग बेहद बढ़ गई है। दिल्ली से कंपनी आई हुई है वेब एक्सपर्ट, जो कि बच्चों के लिए पीएचपी और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सारा कंटेंट्स होता है उसका जो सेमिनार दे रही है, वर्कशॉप दे रही है, उसमें सभी बच्चों को उस कंटेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे कि बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए, आगे के लिए तैयार हो सकें। और वेब डेवलपमेंट है क्या वैसे आजकल जितनी भी एप्लीकेशन जनरल बन रही हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस की जितनी भी बन रही है, मोदी जी ने जितना भी आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने ई गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो उसके लिए वेब कंटेंट तैयार किए जाते हैं। वेब कंटेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत सारी जॉब, बहुत सारी अपार संभावनाएं उसके लिए हमने बच्चों के लिए अरेंज करवाया है। आने वाले कुछ समय में, अगले 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ 3 या 4 कंपनियाँ आने वाली हैं प्लेसमेंट के लिए, जो कि 2.4 से 3.6 का पैकेज देंगे। एफईटी के ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज अनुष पाराशर के मुताबिक आगामी समय में छात्रों को इस कार्यशाला का बड़ा फायदा होगा। आगरा कॉलेज के इंजीनियरिंग संकाय में आगामी माह में 3 मल्टीनेशनल कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। सेमिनार में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इस मौके पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपनी विभिन्न जिज्ञासाओं को भी एक्सपर्ट्स के समक्ष रखा। आगरा कॉलेज में आगामी 20 फरवरी तक विभिन्न संकायों के बीच मैत्रीय मैच खेले जाएंगे। सोमवार को स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ समाज सेवी हरविजय वाहिया ने खेल मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी कर किया। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य के साथ सैकड़ों खिलाड़ी भी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंटर फैकल्टी कंपटीशन का शुभारंभ सोमवार को आगरा कॉलेज ग्राउंड पर हुआ। समाज सेवी हरविजय सिंह वाहिया ने खेल मैदान पर बल्ला थामकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। आगामी 20 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। अभी कल्चरल फेस्टिवल बनाने के बाद और स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। स्पोर्ट्स में भी हमने इस बार नया प्रयोग किया है।
सभी फैकल्टीज़ की टीम बनाई गई है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, चेस, इन सभी खेलों में हमने इंटर फैकल्टी मैचेस करा रहे हैं और उसी में फाइनल मैच कराते जाएंगे। जो बच्चे सारी फैकल्टीज़ में टॉपर्स आएंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे और इसी में से हम अपनी कॉलेज की टीम तैयार करेंगे जो फाइनल इंटर यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करेगी। इस बार का ये प्रयोग बच्चों को लगातार प्रोत्साहन देने के लिए कि ये गेम्स में भाग लें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आएँ और एक खेल भावना जागृत हो, एकजुटता बच्चों में आए और एक आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा हो। कॉलेज ने जो ये स्टार्ट किया है उसके लिए मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम और मैंने रिक्वेस्ट करी है प्रिंसिपल साहब से, रावत जी से, कि वो इंटर कॉलेजेस के मैचेस भी फ्रेंडली मैचेस शुरू करें और अगर ये शुरू हो जाती है तो जो सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आरबीएस कॉलेज का जो पहले पुराना ट्रेडिशन होता था वो फिर से वापस नज़र आएगा और इससे एक अच्छा माहौल खेल का बनेगा आगरा में और खिलाड़ियों को चांस मिलेगा अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें भी बड़ी खुशी होती है कि मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। इन बातों को देखते हुए दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप और दे डिज़र्व माय कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। इन विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। समाज सेवी वाहिया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श खिलाड़ी ही देश का आदर्श नागरिक बनता है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत ने खेल भावना को राष्ट्र प्रेम से जोड़ते हुए इसे शिक्षा का अभिन्न अंग बताया। 11 दिन चलने वाली प्रतियोगिताओं में कॉलेज के सभी संकायों के छात्र भाग लेंगे। वहीं समाज सेवी वाहिया ने कॉलेज के खेल मैदान पर बैट थामकर बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कराया जा रहा विकलांग 2020 एशिया वर्ल्ड कप का दूसरा राउंड आगरा के क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें एशिया की 5 टीम्स भाग ले रही हैं। सोमवार को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया। इस दौरान सभी देशों की टीम्स ने जमकर पसीना बहाया और एक दूसरे पर जीत हासिल करने की हर संभव कोशिश की। डिसेबल्ड एशिया वर्ल्ड कप 2020 का दूसरे चरण का मुकाबला एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होना है। सोमवार को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 129 रनों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 7 विकेट खोकर महज 18 ओवरों में ही लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश को करारी हार दी और मैच पर अपना कब्जा कर लिया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि पहली बार ये मुकाबला कराया जा रहा है, जो डिसेबल लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम करता है। ये भारत ने इनको दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो टीम खड़ी गई है वो भी हमने उनको प्रेरित किया इस बात के लिए। इवन अभी टीम हमारी श्रीलंका से लौटी है, उनको भी खड़ा करने का, ऐसी टीम खड़ी है, डिसेबल टीम खड़ी करने का श्रेय हमारी टीम को ही जाता है। पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी है वहाँ पहले से और ये 3 टीम हमारी द्वारा ही खड़ी की गई हैं और इसलिए पहला एशिया कप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया कि एक गुलदस्ते की तरह सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहाज़ नीचे से ये देखा है कि जहाज़ जा रहा है, आज वो जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, कोई हम भी इस धरती पे हमारा भी कोई वजूद है। ज़्यादा खुशी है कि आज हमारी इस एसोसिएशन के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से जिससे भी डिसेबल जो व्यक्ति हैं, जो अपने आप में विकलांग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ क्षेत्र मिल रहा है और वो सफलताएं पा रहे हैं। जैसे कि अभी ग्राम भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने किस तरीके से इस गुलदस्ते को संजोया है, कैसे कैसे जगह जगह टीम बनाने के लिए प्रेरित किया है और इसमें सफलता भी हासिल की है। ये बहुत बड़ा एक श्रेय है और हमारे इंडिया में इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं तो ये हमारे इंडिया को 4 चांद लगाने के बराबर हैं और एक हम नया ख्याति और प्राप्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काफ़ी आगे तक ये कारवा जाएगा। मैच के दौरान साथी टीम सदस्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे तो वहीं दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी इस मैच का भरपूर आनंद लेते नजर आए। अधिकारी से बदसलूकी के मामले में डॉक्टर महेंद्रू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। महिला अधिकारी के समर्थन में आगरा आई गुलाबी गैंग की अध्यक्ष ने आगरा पुलिस पर आरोप लगाते हुए पुलिस या कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इस मामले में पूछे गए सवालों के जवाब न मिलने पर संपत पाल ने आंदोलन की भी बात कही है। छावनी वार्ड की महिला अधिकारी से अभद्रता मामले में फंसे डॉक्टर पंकज महेंद्रू की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। मामले को संज्ञान में लेकर आगरा आई गुलाब गैंग की लीडर महिला संपत पाल ने पुलिस पर महेंद्रू को लाभ पहुंचाने और पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
उनका कहना था कि जिस आरोपी पर इतने संगीन आरोप लगे हों उसे पुलिस ने थाने से भला कैसे जमानत दे दी। जिस मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई उसे जांचा क्यों नहीं गया, किसी अन्य डॉक्टर से जांच क्यों नहीं कराई गई। भारी से भारी भीड़ में आएगी और पुलिस का घेराव करेगी और पुलिस से जवाब सवाल पूछा जाएगा कि ये घटना हुई तो ये कैसे छोड़े गए, अगर पकड़ लिया और आपको नहीं लग रहा तो फिर पकड़ा क्यों। क्या पैसे नहीं छोड़ा गया? हाँ बिल्कुल पैसे, देखिए पैसे का मैं लिखा पढ़ी सर्टिफिकेट मेरे नहीं है, लेकिन पुलिस जब एक छोटी सी रिपोर्ट नहीं लिख सकते बिना पैसे के तो ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे, उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी। जवाब नहीं मिला तो क्या होगा फिर? जवाब मिलेगा तो घेराव होगा, गुलाबी गैंग आएगा और आगरा की महिलाओं को और तैयारी से बनाऊंगी, जो पीड़ित लड़कियां हैं वो मेरे साथ जुटने को तैयार। संपत पाल का कहना था कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पंकज महेंद्रू पर आरोप लगे हों, इससे पहले भी वो आरोपों में घिरते रहे हैं। संपत का कहना था कि अगर डॉक्टर महेंद्रू निर्दोष थे तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया और अगर दोषी तो आखिर छोड़ा क्यों। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने अपने अंदाज में चेतावनी भी दी कि पहले रिपोर्ट फिर कोर्ट और उसके बाद पासपोर्ट का। इसका मतलब है अब उन गुलाबी गैंग की सदस्यों के साथ आंदोलन की चेतावनी पुलिस विभाग को दे रही थी। देश में सुरक्षित नहीं। आगरा में जैसा कि आगरा में आपको आना पड़ा और आगरा में इस तरह से आप कह रही हैं कि अरे मुहिया बे यशोदा बहन के पास जाना पड़ेगा जब वो एक प्रधानमंत्री की औरत सुरक्षित नहीं बिचारी, तो फिर अब निकालो ना, मीडिया तो हो और सच्चाई निकालो, सच्चाई निकालने में क्या दिक्कत। आगरा में भी गुलाबी गैंग बनाएंगी आप? अरे गुलाबी गैंग बना है हमारा आगरा में, आज से नहीं बना, ये काफी दिन से बना। आगरा में गुलाबी गैंग की लीडर की सूचना पर एक अन्य पीड़ित भी संपत पाल से मुलाकात करने पहुंची। उसके अपने ने ही उसके एक फ्लैट पर कब्जा करने की फिराक लगाई है, उसे उसके ही फ्लैट में घुसने नहीं दिया जा रहा। पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही। साथ ही उसने बताया कि आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। आगराई संपत ने आगरा में भी अपने संगठन को और मजबूत करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा ही नहीं पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और पुलिस सरकारों के इशारों पर काम कर रही है। यहाँ पे मेरा एक फ्लैट है जिसमें कि अननेसेसरी तरीके से ताला तोड़ के मेरी ही रिलेटिव है, एक्चुअली इट्स अ फैमिली मैटर, बट फिर भी वो गलत है और उसमें यहाँ पे हरी पर्वत थाने में मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स दी हैं, मेरी नहीं सुनी गई। इवन समीर सौरभ जी के यहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी जो कि नहीं लिया गया और मेरे ही घर में मेरे ही साथ अत्याचार होता है, ना मुझे वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। बस मुझे 3 महीने से हरासमेंट हो रहा है मेरा कि मैं वहाँ से किस तरह घर छोड़ कर चली जाऊँ। ये विजयनगर में और चौकी, विजयनगर चौकी, हरी पर्वत थाना, एसपी सिटी समीर सौरभ। आई हैव सो मेनी कंप्लेंट्स ओवर देयर, मैंने जो दी है वहाँ पे, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आगराई संपत ने आगरा में भी अपने संगठन को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा ही नहीं पूरे देश में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं और पुलिस सरकार के इशारों पर काम कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।